नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम है पवन पांडे और महामना परिवार में आपका स्वागत है। कल मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस वर्ष यानी कि 2020 में बीए के प्रवेश परीक्षा में हिंदी के पिछले 10 प्रश्नों का विधिवत विश्लेषण किया था। अब आगे शेष अभी 20 प्रश्न बचे हुए हैं। आज हम पुनः 10 प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और उसका सही सही उत्तर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 131वां प्रश्न है, साकेत किसकी रचना है? साकेत मित्रों सुमित्रानंद पंत जी की रचना नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में मैंने कल आप लोगों से चर्चा की थी कि अयोध्या सिंह हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास की रचना कैसे की थी और वह वीरक काव्य एक था। द्विवेदी युग के यह कवि थे। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, जिसको इन्होंने 1931 ईस्वी में लिखा था। यह भारतेंदु युग के कवि हैं और खड़ी बोली के कवि थे। खड़ी बोली यदि आ गया तो आप समझ लीजिए खड़ी बोली का विकास किसने किया था। यह प्रश्न बहुत बार बार पूछता है, खड़ी बोली का विकास किसने किया था? तो खड़ी बोली का विकास भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था और यह खड़ी बोली के कवि थे, खड़ी बोली के लेखक थे, खड़ी बोली के रचनाकार थे। अतः 131वां का उत्तर होगा पहला विकल्प मैथिली शरण गुप्त। इसका अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 132वें प्रश्न पर लिखा है कि इसमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? मैंने कल छायावादी कवियों के बारे में आपसे चर्चा की थी कि छायावाद युग 1920 से 1936 ईस्वी तक चला था। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंद पंत, ये तीनों लोग छायावाद के कवि थे। ये मुक्तिबोध कोई कवि नहीं है, यह तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाता है 132वें का 2 मुक्तिबोध। निराला जी, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत जी, ये तीनों लोग छायावाद के कवि हैं जो 1920 से 1936 ईस्वी तक चला था। अब अगले है कि 133वां प्रश्न है कि कबीरदास की साखी में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, सवैया या कवित्त? तो कबीरदास जी की साखी में दोहा का प्रयोग हुआ है। कबीरदास की 3 रचनाएं थी, साखी, शबद, रामायणी। वह भी खुद उन्होंने अपने हाथों से नहीं लिखा था, उनके भक्तगण उनके द्वारा बोले गए रचनाओं को एक संग्रह में संग्रहित किया, जिसको साखी शबद रामायणी कहा जाता है। तो साखी में कबीरदास जी ने दोहे का प्रयोग किया। दोहे का मतलब होता है कि सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं और विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये सब हम आगे बोर्ड द्वारा पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को साखी, शबद, रामायणी में दोहा, चौपाई, सोरठा इत्यादि का प्रयोग कैसे होता है और ये क्या है इत्यादि के बारे में खूब अच्छे तरह से बताया जाएगा। दोहा का एक उदाहरण हम पढ़ देते हैं। रामायण का चौपाई, रामायण की दोहा है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। तो यह भी एक दोहा है। तो अतः इसका उत्तर होगा 133वें का पहला दोहा। कबीरदास की साखी में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो दोहे का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है 134वां, भक्तमाल किसकी रचना है? प्रियादास, रसिक बिहारी, नाभादास, नंददास। ये नाभादास जो है भक्ति काल के कवि हैं और इन्होंने भक्तमाल की रचना की थी। इनके 2 साथी और थे इनके साथ, संयुक्त रूप से इन लोगों ने रचना की थी, अगदास और नारायण दास जी ने, लेकिन इसका श्रेय नाभादास जी को ही जाता है। इसमें राधा कृष्ण के बारे में, उनके प्रेम लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। राधा और कृष्ण के बारे में कौन कौन से अनछुए पहलू हैं इसमें बताया गया है। तो अतः भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास जी की। इसका तीसरा विकल्प सही होगा। 5वां प्रश्न है यानी 135वां, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? शेखर जोशी जी, शिव प्रसाद सिंह जी, प्रेमचंद्र जी या फणीश्वर नाथ रेणु जी? प्रेमचंद्र जी के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि प्रेमचंद्र जी ने सेवा सदन उपन्यास लिखा था। तो इसका सही उत्तर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी बिहार से आते थे, जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सा है और बिहार का जो पूर्वी हिस्सा है उसका उत्तर हिस्सा, मतलब जो नेपाल से सटा है उसी हिस्से में फणीश्वर नाथ रेणु जी रहते थे और बिहार की दशा के बारे में खूब
बताया गया इसमें अच्छे तरह से महिला आंचल उपन्यास में। अतः इसका उत्तर होगा फणीश्वर नाथ रेणु जी, चौथा विकल्प। अगले प्रश्नों की बात कर लिया जाए तो अगले प्रश्नों में सिर्फ पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और एक शब्दों के यानी अनेक शब्दों के एक शब्द जैसे प्रश्न दिख रहे हैं। इतना मैं बता दूं कि समान शब्दों और समान अर्थों में पर्यायवाची और विलोम शब्दों का अर्थ प्रयुक्त किया जाता है। जैसे यदि तत्सम है तो तत्सम का विलोम तत्सम में ही जाएगा, और यदि तद्भव है तो तद्भव का विलोम तद्भव में ही जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों को हल करते हैं। 136वां प्रश्न है कि इनमें से कौन शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, समीर, पवन, ये सब वायु, ये सब हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। अनल जो है यह अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अतः 136वां का सही उत्तर होगा पहला अनल। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 137वें प्रश्न पर लिखा है इनमें से मौन शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? शांत, सभी लोग जानते हैं कि शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, ये शब्द एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। शांत, प्रशांत, सुशांत। प्रशांत का अर्थ होता है कि अत्यधिक शांत, सुशांत मतलब कि थोड़े सुंदर स्वभाव से शांत। लेकिन मुखर, मुखर गीत आप लोगों ने शब्द सुना होगा, संयुक्त शब्द है। अतः इसका अर्थ हो जाएगा इनमें से मौन का विलोम शब्द कौन सा है? तो मौन का विलोम शब्द हो जाएगा मुखर। 137वें का चौथा विकल्प सही है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, इस अर्थ के लिए ठीक शब्द क्या है? निस्वार्थी, निस्वार्थी का अर्थ होता है कि बिना किसी स्वार्थ के। संयम मतलब कि अपने ऊपर कंट्रोल कर लेना, ये संयम कहा जाता है। अपरिग्रह, यह है सही उत्तर। तो हमें आगे विकल्प बढ़ना ही नहीं। 138वें का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा अपरिग्रह। 139वां है प्रारंभ से अंत तक, इस अर्थ के लिए सटीक शब्द क्या है? आद्योपांत, हाँ होता है आद्योपांत मतलब कि आदि से अंत तक, शुरू से अंत तक, शुरू से आखिरी तक। समकालीन मतलब समसामयिकी, जो इस समय चल रहा है। परिपूर्ण, पूरी तरह से भरा पूरा। और सम्यक, सम्यक मतलब होता है अच्छी तरह से, ठीक तरह से। अतः 139वां का सही उत्तर हो जाएगा आद्योपांत। 140वां है इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? आधुनिक का पुरातन, आधुनिक का होता है प्राचीन, पुरातन नहीं होता है। पुरातन का होता है नूतन, नूतन का विलोम शब्द होता है पुरातन। दूसरा है कि वरदान का अभिशाप, यह तो सही है। जय पराजय, यह सही है। प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि तत्सम का विलोम तत्सम में जाएगा, तद्भव का विलोम तद्भव में जाएगा। आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन, नूतन का विलोम होता है पुरातन। अतः मुझे मेरे हिसाब से 140वां का पहला विकल्प सही है, आधुनिक का पुरातन। तो आज हम लोगों ने 10 प्रश्नों को हल कर लिया है, शेष बचे हुए हैं और 10 प्रश्न। तो कल उस 10 प्रश्नों का भी हम विधिवत विश्लेषण करेंगे, अच्छी तरह से उसके बारे में जानेंगे। तो कल 2020 के प्रश्न पत्र में हिंदी के आए हुए प्रश्नों को हम लोग 3 दिनों में हल कर लेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा समय में नहीं, अच्छी तरह से हल कर लेंगे। और इसके बाद उससे पहले के प्रश्नों का हल हम लोग करेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पेपरों से, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चनों को यदि हम हल कर लें तो हमें लग रहा है कि 100 में से 30% आपने पेपर हल कर दिया है बिना परीक्षा में बैठे हुए। प्रीवियस ईयर पेपर से हमें 2 बातें पता चलती हैं कि परीक्षा का पैटर्न कहाँ से है और परीक्षा में प्रश्न अधिकांशतः कहाँ से उठाए जाते हैं। तो आप चिंता न कीजिए, महामना परिवार से जुड़े रहिए, आपको यहाँ पर अच्छा कंटेंट मिलेगा और शुद्ध कंटेंट मिलेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप केवल महामना परिवार से पढ़ते हैं तो आप बीएचयू प्रवेश परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। तो अतः आज हम चलते हैं। राम राम, धन्यवाद।